ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि एसएससी है क्या, एसएससी सीजीएल क्या है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, पोस्ट कौन सी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पावर, जो प्रमोशन का जज्बा है, जो उसकी एक एंजॉयमेंट है, वो भी आप आने वाले टाइम में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एसएससी सीजीएल क्या है इसे समझते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना। ये मैंने कुछ पॉइंटर्स बताए हैं जो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल। देखो हमारे पास कई पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है और कई पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, अब हर पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। देन पावर एंड प्रमोशन, ये तो एक ऐसा नशा है जो कई बार सैलरी कम होती है बट पावर होना पास में तो इंसान कहते हैं कम चलेगी, बट इसका जो एक अलग सा ही नशा है। ठीक है, एंड प्रमोशन, कौन नहीं चाहता अपनी जिंदगी में प्रमोशन, बट इसके लिए करनी पड़ती है कड़ी तपस्या, इसके लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत, जिसके लिए आप तैयार हो जाइए अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो। ठीक है, अब बात करते हैं एसएससी की। एसएससी की ऐसे कि सभी जानते हैं फुल फॉर्म क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है क्या, चलिए जानते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। देन टू रिक्रूट स्टाफ फॉर वेरियस पोस्ट इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज। देखिए हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, रिक्रूट का मतलब आप उन जितने भी हमारे पास वैकेंसीज हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, आप अपने एसएससी ये डिसाइड करती है कि कौन सी जॉब के लिए कौन सा बच्चा बिल्कुल सही बैठता है और ये सब डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर। आपके टीयर 1 और टीयर 2 में क्या मार्क्स आए हैं ये डिसाइड करेगी आपकी पोस्ट। तो ये रिक्रूट करता है एसएससी। देन इट ऑल्सो recruit post for the various departments of government of India and in subordinate office। देखिए छोटी से छोटी पोस्ट, बड़ी से बड़ी पोस्ट, इन सब का जो दिग्गज है, वो जो महाराज है, वो जो सम्राट है, वो कौन है, एसएससी। तो 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएट वाले सबके लिए पोस्ट है। ठीक है, तो इनका जो एक जोन है ये बहुत बड़ा है। तो आप अब जानेंगे कि बेसिकली 10th, 12th, ग्रेजुएट की पोस्ट कौन कौन सी हैं। चलिए पहले इसको जानते हैं। देखिए एसएससी जीडी, जीडी का मतलब क्या होता है, जनरल ड्यूटी। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जनरल ड्यूटी की जो पोस्ट है वो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके लिए आपका 10th पास होना बहुत जरूरी है और 10th पास भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, और आप जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स, मतलब आप मिनिमम 10वीं पास होने चाहिए तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एमटीएस। एमटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, इसके लिए भी आप एटलीस्ट 10th पास होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन से, और इसकी एज लिमिट भी है 18 to 27 ईयर्स। तो बेसिकली ये दो जॉब्स हैं मेजरली एमटीएस की एंड जीडी की, जिसके लिए आपके लिए सिर्फ 10th पास होना इंपॉर्टेंट है। 18 to 27 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। 18 से नीचे नहीं अप्लाई कर सकते, 27 से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं 12th पास वालों की। अब जितने भी ये वीडियो 12th पास वाले बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान से सुने। आप CHSL की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
प्लस आप स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप जो CHSL की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ठीक है, अब आपके लिए जैसे कि मैंने बताया 12th पास होना जरूरी है एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से, और इसकी भी एज लिमिट क्या है? 18 to 27 ईयर्स। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आपको ये जॉब मिलेगी। ठीक है, अगेन सेम है 12th पास और एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। तो 12th पास करने जिनकी 12th हो चुकी है वो CHSL या स्टेनोग्राफर जिनको कंप्यूटर्स की नॉलेज है वो अप्लाई कर सकते हैं इन शॉर्ट। नेक्स्ट, अब CPO और CGL। अब SSC CPO, CPO की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यार ये एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत बच्चे चाहते हैं, बट ये कब होती है? ग्रेजुएशन के बाद। जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तब आप एग्जाम क्लियर करते हैं और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत लोगों का ड्रीम जॉब है यार। वो जब वो यूनिफॉर्म पहन के घर से निकलते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है। नेक्स्ट, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या बोर्ड से। सेम एज लिमिट ऑलमोस्ट सबकी यही है 18 to 27 ईयर्स। ठीक है, अब आता है SSC-JE। अब JE मींस जूनियर इंजीनियरिंग। SSC-JE क्या होता है? जूनियर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब जूनियर इंजीनियरिंग में बेसिकली या तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो या तो आपके पास एक 3 साल का डिप्लोमा हो। ठीक है, तो आप SSC-JE के लिए एलिजिबल हैं। SSC-JE वही कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग की फील्ड में है। सेम एज लिमिट क्या है? 18 to 27 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं SSC-CGL की। ये बहुत बड़ी पोस्ट जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है मार्केट के अंदर। इसके लिए आपको बैचलर्स की डिग्री होना जरूरी है। आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, आप कोई भी, आपके पास अगर बैचलर्स की डिग्री है तो आप CGL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेम एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। चलिए अब आते हैं हम पोस्ट पर। पोस्ट है सबसे पहले ऑडिटर की। ऑडिटर की नंबर 1 पोस्ट, देन अकाउंटेंट, देन UDC क्या होता है? अपर डिवीजन क्लर्क। ये फिर हमारी 3rd पोस्ट आ गई। देन आ गया हमारा टैक्स असिस्टेंट, देन आ गया SI सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। CBI इज व्हाट? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ। भाई CBI का नाम सुनते ही कितने लोग तो घबरा जाते हैं। तो अगर आप CBI से जॉब पकड़ते हैं तो आपका मान सम्मान तो पहले ही पक्का है, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड है जिसकी जॉब के लिए बहुत तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। तो ये तो आपकी पोस्ट। फिर अगर आपको ये JSO की जॉब है, JSO होता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स का, तभी आप JSO के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट है 18 to 32 ईयर्स। देन आता है आपको, और बाकी की जितनी भी पोस्ट हैं उसकी एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। ठीक है, तो हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली है, हमने पोस्ट की बात कर ली है। अब आते हैं हम एग्जाम के पैटर्न में। एग्जाम का पैटर्न 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है Tier 1 और एक है Tier 2। Tier 1 को हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं। आजकल तो 2024 में जैसे आप सुनने में बहुत आ चुका है CET। CET is common eligibility test. CET is common eligibility test। ठीक है, जो रेलवेज के, SSC के बच्चे, बैंकिंग सेक्टर के बच्चे सारे देंगे। ठीक है, तो अब क्या चेंजेस आएंगे, क्या हो रहा है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर। CET की प्रिपरेशन क्या है, कैसे करना है, इसको कौन कंडक्ट करेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका एक लिंक दे रखा है,
अगर आपको CET के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा ये सेक्शन, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 2 को हम मेंस भी बोलते हैं। तो एक बारी आपके प्रीलिम्स हो जाएं, और अगर आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ, जैसे देखिए प्रीलिम्स के बाद आपको मेन में अपीयर करना होता है, मेन की एक कट ऑफ होती है। प्रीलिम्स में अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएं कि आप मेन देने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप मेंस तभी दे सकते हैं जितने मार्क्स मेंस मांग रहा है। तो प्रीलिम्स में आपके एटलीस्ट कट ऑफ जितने मार्क्स आने चाहिए, तभी आप मेंस दे पाएंगे। अच्छा, एक बात और, CET 3 साल तक के लिए लागू है। एक बारी आप CET या प्रीलिम्स, आप जो भी कहें, अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप 3 साल मेंस देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आपका CET 3 इयर्स तक के लिए वैलिड रहेगा, 3 इयर्स तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टियर 1 के एग्जाम पैटर्न की। देखिए गाइस, इसमें आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन, मैं सबके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन है हमारा जनरल अवेयरनेस, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, इसमें हर सब्जेक्ट की इक्वल इम्पोर्टेंस है, सब सब्जेक्ट की इक्वल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। तो इसीलिए आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो क्या बनता है, 50। तो 20 आपका इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, 25 × 50, अवेयरनेस का है 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है और इंग्लिश का भी है 50 मार्क्स। इसके लिए आपको 60 मिनट्स मीन्स 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे के लिए आपको ये विंडो खुलेगी, आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल्स के लिए आपके द्वार खुलेंगे। आपको 1 घंटे में एग्जाम्स, ये 50 ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आपके लिए 200 में से अगर आप ये मान के चलें आपके 170, 175 मिनिमम आपके कट ऑफ है, 180, मतलब वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप एलिजिबल हैं। ये होता है अच्छे मार्क्स। एक आती है कट ऑफ कि इतने तो आने ही चाहिए। अगर आपको मेंस में जीतना है तो देखो, कई लोगों का सोचना है कि आप प्रीलिम्स से बेसिकली क्वालिफाई करने के लिए मेन तो मेंस में मार्क्स गिनते हैं ना। बट प्लीज़ बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखो, अगर तैयारी अच्छी होगी, आप प्रीलिम्स से ही अपनी कमर की पेटी बांध लेंगे, अगर तैयारी बढ़िया करेंगे तो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। तो ये मत सोचें कि बस प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना है, सिर्फ कट ऑफ जितने मार्क्स ले आते हैं और काम बन जाएगा। काम बन जाएगा, बट अपनी तैयारी की फाउंडेशन नहीं स्ट्रांग होगी ना, तो आपका पेड़ प्रफुल्लित करेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी बढ़िया रखें, ताकि मेंस में भी आपको वो हेल्प करेगा। अच्छा, इसकी नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0.5 मार्क्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टियर 2 के एग्जामिनेशन पैटर्न पर। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी कंडक्टिंग द SSC CGL टियर 2 एग्जाम इन 3 फेज। मैंने इस वीडियो में मेनली CGL के बारे में आपको बताने की कोशिश करी है, बिकॉज इसमें बहुत लाखों की तादाद में बच्चे अप्लाई करते हैं और वो बहुत भटकते हैं क्या कैसे करना है। तो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखें और छोटी सी छोटी चीज़ को समझें, ताकि आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, वो आपको उसका उत्तर मिल जाए। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3। अब वो क्या है, कैसे है, मैं अभी आपको बताऊंगी। पेपर जो नंबर 1 है वो कंपलसरी है सारी पोस्ट के लिए, आप कोई भी पोस्ट लें वो पेपर सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, और पेपर 2 सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो JSO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, एंड पेपर नंबर 3
उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए आप अप्लाई करें, या उस पेपर को आप तभी दें अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के लिए पेपर 1 ही बहुत है। जेओसो, अगर जो आपने जेओसो के लिए अप्लाई करना है तो पेपर 2 भी देंगे आप, और अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपको पेपर 3 देना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग मेंस में कितनी होती है मैं बताऊंगी। 0.50 तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपके प्रीलिम्स के लिए है। आधा मार्क कटेगा हर गलत क्वेश्चन पर, गलत आंसर पर इनफैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन तो सही होते हैं, हमारे आंसर ही कई बार गलत हो जाते हैं। तो आपका अगर सही आंसर है तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, गलत है तो आपका आधा मार्क, नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। अब आते हैं टीयर 2 पेपर 1, जैसे कि मैंने आपको बोला वो सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, वो 2 घंटे 30 मिनट के लिए है। पेपर 2 जो जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 2 घंटे का पेपर आपको और देना पड़ेगा, और जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये 2 घंटे का पेपर और देना पड़ेगा। ठीक है, अब टीयर 2 का जो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब मैं जो आपका पेपर 1 है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, और इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज है इंग्लिश की। ठीक है, मैं इंग्लिश की ही टीचर हूँ। इंग्लिश में के बारे में मेरी स्ट्रैटेजी है, इंग्लिश को कैसे करना है उसकी वीडियो भी अभी बिल्कुल आ चुकी है। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा कि आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है, कैसे अपना सिलेबस कुछ 7 से 8 महीने में कवर करना है। चलिए वापस आते हैं सेक्शन नंबर 1, जो आपकी विंडो, पहली विंडो आपकी 1 घंटे के लिए खुलेगी। ये देखिए ड्यूरेशन है, 1 घंटे के लिए आपकी विंडो खुलेगी, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पेपर दिया जाएगा। जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क का, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। तो यही बेसिकली बात हो गई, 30 × 3 ये आपके 90 मार्क्स हो गए। सेम 30 × 3 ये आपके हो गए 90 मार्क्स। सो टोटल आपका 180 मार्क्स का पेपर आपको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, मैथ्स का और रीजनिंग का। अब नेक्स्ट में सेक्शन 2 में आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश, जैसे कि मैंने बोला, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसके 45 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो आपके हो गए 135 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश के। और जनरल अवेयरनेस, इसके आते हैं आपके पास 25 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बिकॉज आपको कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड से, साइंस के, हिस्ट्री के, सिविक्स के, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी फील्ड से मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जीके को भी आप हल्के में ना लें। 25 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो टोटल हो गए 75 मार्क्स। तो इसकी टोटलिंग कितनी होगी आपके पास, 210 मार्क की। तो पहले वाला सेक्शन हो गया 180 मार्क का, दूसरे वाला सेक्शन है आपका 210, दैट इज 210 मार्क। देन आता है आपका सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज। इसमें आपको 20 क्वेश्चन दे रखे होंगे। अगेन बच्चे, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बहुत से बच्चे कंप्यूटर को हल्का में लेते हैं, यार मैथ्स पढ़ लेते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, कंप्यूटर को टाइम ही नहीं देते हैं। कंप्यूटर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी बाकी की मेहनत भी ज़ीरो हो जाएगी, आप पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, मेंस को नहीं दे, मतलब मेंस के अंदर आप आपकी जो ड्रीम जॉब है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कंप्यूटर को भी टाइम दें। 20 मार्क का 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 × 3 अगेन 60 मार्क का आपको ये क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको एटलीस्ट आप 50% तो मान के चलो लेकर आने ही आने हैं। इसके लिए आपको मात्र 15 मिनट मिलेंगे। इसके बाद आपको कुछ देर की ब्रेक दी जाती है, थोड़ा सा सांस लें,
ये आपका 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया CGL 2 घंटे 30 मिनट का है, तो जो आपके 15 मिनट हैं, जब आप सांस ले लेंगे, ब्रेक लेंगे, कुछ खा पी के फ्रेश वापस एनर्जी के साथ वापस आएंगे अपने क्लासरूम में, तो आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा। वो आपका 15 मिनट का होगा और आपको इसको भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ कंप्यूटर और डेटा एंट्री टेस्ट को हल्के में ना लें, इस पर भी टाइम दें। मैं इतना नहीं कहूँगी जितना इंग्लिश मैथ्स में देते हैं, पर टाइम ज़रूर दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर नंबर 1, जिसमें ये सारा ये सबकी पोस्ट के लिए है। इसके लिए आपको ये पेपर 1 देना कंपलसरी है फॉर ऑल द पोस्ट। अब आते हैं जो JSO की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना या एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो टोटल हो गया 200 मार्क्स आपके स्टैटिस्टिक्स के, और जनरल स्टडीज़ के अगेन 200 क्वेश्चंस। तो आपको ये 2-2 घंटे देने पड़ेंगे पेपर को और आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका सिलेबस, कि मैथ्स में क्या सिलेबस होगा मैम, रीजनिंग में क्या पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल मत घबराइए, पूरी लिस्ट आपके सामने तैयार है। मैथ्स के बच्चे जो मैथ्स में देखिए, जो बच्चे 10th 12th मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे अगर वो दे चुके हैं, मतलब आ चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैथ्स है। नहीं तो 12th 10th 12th वाले अगर आप प्रो हैं, आपकी मैथ्स में बहुत अच्छी कमांड है, तो अगर आप कोचिंग नहीं भी लेंगे तो चलेगा। बट आपको कोचिंग लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक ही होता है, देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे बच्चों को आते हैं, बट हमारे पास समय की एक हमारे पास बाउंडेशन है। हमें उसी समय के अंदर, उसी टाइम के अंदर अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन है ज़्यादा, समय है कम, तो ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से सॉल्व करना है। तो सिर्फ कोचिंग बच्चे कॉन्सेप्ट के लिए नहीं लेते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए लेते हैं। आपका एक मेंटोर होता है, वो पढ़ाई रखता है आपसे, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लेता है, तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो कोचिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। ये आगे आपके सारे मैथ्स के बेसिकली आपके टॉपिक्स, देन आपके आगे इंग्लिश के ये मेरे वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें मैं आपको बहुत हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक में कोचिंग चाहिए, मैम ये वाला टॉपिक आप समझाओ, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर डिटेल वे में लेकर आऊँगी और आपको इस एग्ज़ाम में पास करने, इनफैक्ट अच्छे मार्क्स से पास करने में हेल्प ज़रूर करूँगी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे इंग्लिश के। देन एक बात मैं आपको और बता दूं इंग्लिश में, जैसे आपका है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस एंड इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। इसके लिए आपको अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो आपके ये 3-4 टॉपिक्स इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरे पास मेरे कुछ वीडियोस आ रही हैं, कुछ आ चुकी हैं, जिसमें आपको ये समझाऊंगी वोकैबलरी को हम ट्रिक्स से कैसे लर्न कर सकते हैं, हम कम समय में ज़्यादा वर्ड कैसे लर्न कर सकते हैं। इसी के लिए तो आप YouTube पर अपना टाइम देते हैं, राइट। तो मैं आपको ज़रूर कुछ ट्रिक्स ऐसी दूंगी जिससे आप वोकैबलरी जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। अब ये आती हैं रीजनिंग के टॉपिक्स। आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप पेन डाउन कर सकते हैं अपने स्टेज में इन टॉपिक्स को, ताकि आपको पता लगे यार ये टॉपिक मैं कर चुका हूँ, ये करना है, इस पे ज़्यादा काम करना है, इस पे कम काम करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। अब आते हैं जनरल स्टडीज़, आपका सिलेबस ये है, और कंप्यूटर इसका सिलेबस ये है। फिर से मैं वापस बोल रही हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मैं फिर से कुछ सेकंड्स के लिए आपको ये चीज़ मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ कि आप सिलेबस की एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये है आपका मैथ्स का, ये है आपका इंग्लिश का, ये है आपका रीजनिंग का, देन ये आपका जनरल स्टडीज है कंप्यूटर का। आप कंप्यूटर का प्रॉपर ले लें,
और अब हम आते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं SSC CGL की जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मतलब आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट, मजबूती, स्ट्रेंथ होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। एक हाइट, आपकी हाइट, वेट, ये कुछ चीज़ें मायने रखती हैं उस पोस्ट के लिए। चलिए आइए देखते हैं। सो लेट्स गो थ्रू द SSC CGL physical standard for various posts for men and women. Physical standards for the post of inspector, central excise examiner, preventive officer, inspector and sub inspector and CBN। अब हमें इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ चाहिए होते हैं, और वो क्या है चलिए देखें। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट एटलीस्ट 157.5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। देन चेस्ट एटलीस्ट 81 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, ठीक है। देन हाइट रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन द केस। देखो अब कई ट्राइब्स ऐसे हैं जिनके अंदर भाई भगवान ने उनको उतनी हाइट दे रखी है, जनरली आपको उनकी एवरेज हाइट इतनी ही मिलेगी, तो उनको 5 सेंटीमीटर का एक डिस्काउंट, एक कंसेशन दे दिया जाता है। अगर कोई गढ़वाली है, असामी है, गोरखास ट्राइब से हैं, या कुछ शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, उनको हम एक 5 सेंटीमीटर का SSC CGL एक डिस्काउंट, एक ग्रेस ज़रूर देती है, ठीक है। अब फिजिकल टेस्ट में आपको 1600 मीटर 15 मिनट में चल के दिखाना होता है, और 8 किलोमीटर की साइकिलिंग 30 मिनट्स में करके दिखानी होती है। तो कुछ आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं, जब इनको आप पास कर लेंगे तो ये जो मैंने आपको जॉब्स दिखाई हैं ये वाली, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये सारी है मेल कैंडिडेट्स की। अब आते हैं फीमेल कैंडिडेट पे। यार कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी फीमेल कैंडिडेट्स इस यूनिफॉर्म के अंदर। इनको सलाम है कि ये अपना घर भी संभालती हैं, अपनी जॉब्स भी करती हैं और पूरी ईमानदारी से करती हैं, ठीक है। अब इनका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और वेट है 48 केजीज, ठीक है। हाइट सेम, गोरखास, गढ़वालीज, असामीज, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स को हम 2.5 सेंटीमीटर का ग्रेस ज़रूर देते हैं। और अगेन 1600 मीटर 15 मिनट में एक टेस्ट होता है जो आपको प्रूफ करना होता है अपने आप के कि हम आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, या आप साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट्स में करके दिखाएंगे। अब बात आ जाती है भाई एलिजिबिलिटी भी हो गई, पोस्ट के बारे में भी पता लग गया, उसके बाद आपको पैटर्न, टेस्ट पेपर की मार्किंग, वेटेज, फिजिकल स्टैंडर्ड सब पता लगे। अब मिल गई है आपको जॉब। अब हम एंजॉय करेंगे इसकी पावर। देखिए पावर एक ऐसा नशा है, पावर एक ऐसी चीज़ है, एक बारी आपको उसकी आदत पड़ जाए तो आप मेहनत करेंगे, वो एक एक्चुअली बूस्टर का काम करती है। जैसे हम जितने भी जिम वाले लोग हैं वो प्रोटीन शेक लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? ताकि आपकी बॉडी उस प्रोटीन शेक को पी कर उसके ऊपर रिएक्ट करे, आपकी बॉडी उस पर काम करे। जो प्रोटीन शेक करता है आपकी बॉडी पर काम करता है। तो ये जो पावर है ना, ये बहुत काम करती है, ये आपको बिल्कुल पुश करती रहती है और मेहनत करो और पावर केटर करो और पावर को लो। वो लेंगे कैसे? सिर्फ अपनी मेहनत से, ठीक है। गलत रास्ते नहीं अपनाने हैं, सही रास्ते पे चलेंगे और पावर को एंजॉय करेंगे। देखिए अब जब भी अपना कस्टम का आईडी कार्ड दिखाएंगे, सीबीआई का आईडी कार्ड दिखाएंगे, अगर आप पुलिस में उसका आईडी कार्ड दिखाएंगे, तो आपके अंदर का जो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस ये अलग है। क्योंकि जो आपने दिन रात मेहनत करी, एड़ी चोटी घिसी, बेसिकली उसका जोर भी लगाया, तो आपको जब वो आईडी कार्ड दिखाने का मौका मिलेगा तो उसका जवाब ही कुछ और होगा। अब आते हैं प्रमोशन पर। यार मेहनत भी हो गई, पोस्ट भी मिल गई, तो एक ही पोस्ट पर थोड़ी रहना है, प्रमोशन तो भी चाहिए ना, है ना। लाइफ में आगे तो भी बढ़ना है, राइट। तो प्रमोशन के लिए ओवरऑल बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से, ठीक है। 5 से 6 साल के बाद आप ITO इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। उसके अगर देखो ये एक मिनिमम मैक्सिमम बेसिकली मैं बोलूँगी ये क्राइटेरिया दे रहा है, अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आपका ये जो टाइम है थोड़ा सा कम भी हो सकता है कुछ स्पेशल केसेस पर। उसके 8 से 9 साल के बाद असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं।
उसके 4 से 5 साल के बाद आप डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं और उसके 4 साल के बाद आप जॉइंट कमिश्नर बन सकते हैं, है ना। ये एक आपका गोल है, ये सीढ़ी है, देखो ये सीढ़ी है। इस सीढ़ी को आपने कैसे, सबसे पहले ये है इनकम टैक्स, फिर आप बनेंगे असिस्टेंट, फिर बनेंगे डेप्यूटी, फिर बनेंगे जॉइंट। तो इस सीढ़ी को आपने पार कैसे करना है, ये सब डिपेंड करता है आपके जुनून पर, आपकी मेहनत पर। तो यहाँ तक मेरा साथ था आपका। सो दिस इज मानसी बजाज, योर कोच, योर मेंटर। स्टिल आपको कोई भी क्वेरीज हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करूँगी। टिल द टाइम, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।